नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस साल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 7 का भूगोल पार्ट 3 धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक का अध्ययन करते हैं। इससे पहले मैंने क्लास 6 का भूगोल पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है। वह कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं पर्वत और पठार है तो कहीं मैदान। पर्वत, पठार और मैदान पहाड़ियों की प्रमुख स्थलाकृति हैं। इन स्थलाकृतियों का आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न अपितु उनमें समय के अनुसार भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे या आकस्मिक रूप से हुए हैं। भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं उनमें होने वाले परिवर्तन कैसे होता है, आइए जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चित्र 3.1 से देखने से ज्ञात होता है कि स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हें स्थल मंडल प्लेट कहते हैं। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय या महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भूप्रकृति शामिल होती है। ये प्लेटें ध्रुवता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं। इनकी वार्षिक गति केवल कुछ मिलीमीटर होती है। प्लेट की इस गति को विवर्तनिक संचलन कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं। इसके कारण भ्रंश घाटियों एवं भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जब वह गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। इसी प्रकार जब दो प्लेटें एक दूसरे करीब आती है तो मोरदार पर्वतों का निर्माण होता है। भूपटल और मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। हिमालय भी इसी प्रकार निर्मित है। जब प्लेटों की यह गति समुद्र के नीचे होती है तो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त इसी प्रकार का है। अधिकतम भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं इन्हीं स्थानों में होती हैं। प्रशांत महासागर में ये सब होता है। ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप सबसे अधिक प्रशांत महासागर में आता है। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित करते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल में देखते हैं, आंतरिक बल दीर्घकालिक बल होता है और आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल में वलन और भ्रंशन तथा आकस्मिक बल में ज्वालामुखी और भूकंप होते हैं। दीर्घकालिक बल इस बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होता है कि मनुष्य को इसका आभास भी नहीं होता और हजारों वर्ष लग जाता है दिखाई देने में, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण। पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप में आने के बाद भी प्लेटों की गति के कारण यह परिवर्तन लगातार जारी है। जैसे भारतीय प्लेट प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट तिब्बत के नीचे आ रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा हो रहा है। वलन, जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तो दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं। वलित पर्वतों का निर्माण होता है। मोड़ के बीच में घाटियां बनती हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज मोड़दार या वलित पर्वत के उदाहरण हैं। भ्रंशन, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी तथा गहरी दरारें पड़ जाती है, जिसे भ्रंश कहते हैं। इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूप्रकृति पर कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। ऊपर उठा हुआ भाग होस्ट या ब्लैक पर्वत कहलाता है और नीचे धंसा हुआ भाग भ्रंश घाटी कहलाता है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, ब्लैक पर्वत तथा नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंश घाटी हैं जो अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं। ज्वालामुखी का अर्थ होता है जिसके मुख से आग निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकर, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक सक्रिय नली द्वारा होता है जिसे निकास नली कहते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। यह छिद्र वीवर या क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है, उस वीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है और क्रेटर झील का निर्माण होता है। तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते रहते हैं, जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरारें बन जाती हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा रुक रुक कर लावे के रूप में बाहर आ जाता है। इसे धरातल का विस्तार छितलावे की कई परतों से ढक जाता है।
लावा पर्वत का निर्माण होता है। भारत में दक्कन के पठार का निर्माण इसी तरह हुआ है। ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है, आइए जानते हैं। जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छिद्र हो जाती है, इससे वाष्प बाहर निकलने लगता है। कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है, दरार बन जाती है। ये किसी काम का नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। जैसे इनके मुख से हमेशा लावा निकलता रहता है। जैसे इटली के एटना एवं स्ट्राबोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। स्ट्राबोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के एक द्वीप पर स्थित है, जिससे सदैव उद्गार निकलता रहता है। इसे ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी है। सुप्त ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा या इटली का वेसुवियस सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। स्वांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में कभी उद्गार हुआ था किंतु अब नहीं होगा, भविष्य में कोई संभावना भी नहीं है। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख में क्रेटर में पानी भर जाने का क्रेटर झील बन जाती है। म्यांमार का पोम्पा संयुक्त अमेरिका के ओरेगन राज्य क्रेटर झील के उदाहरण है। अब है जहाँ मोरदार पर्वत है। अधिकतर ज्वालामुखी के क्षेत्र आपका है परिप्रशांत महासागर की पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। अब जीवन पर इसका ज्वालामुखी के क्या प्रभाव पड़ता है, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भूकंप। आइए भूकंप देख लेते हैं। जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो इसे भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी पर स्थलमंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। भूकंप हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न हो जाती है। इन हलचलों के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर बिंदु को अधिक केंद्र कहते हैं। ये एग्जाम में आया था। इस प्रकार इस स्थान पर भूकंपी तरंगें पहले पहुंचती हैं। अधिकेंद्र से भूकंपी तरंगें उसी प्रकार उठती हैं जैसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने से होता है। अब आप देख लेते हैं। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया होती है, इसलिए इस प्रशांत को परिप्रशांत अग्निवलय कहते हैं। यानी सबसे अधिक आपका भूकंप और ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही होता है। इसके अतिरिक्त भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है। इसे अंतर मध्य पेटी भी कहते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पट्टी में आते हैं। भूकंप से बचाव क्या क्या आप कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो खुले स्थान में आ जाना। अगर किसी मकान से बाहर निकलते हैं तो हाथ या तकिया से अपने सर को ढक लें। राह चलते हैं, अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहन लें। ये भूकंप से क्या लाभ है, भूकंप से क्या हानि है। इसी के साथ ये वीडियो आपका समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चैप्टर लेके मैं जल्दी ही आप लोग के सामने आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।